वर्कशीट मिली थी। वर्कशीट मिली थी, कब मिली थी? उसी दिन शाम को, मतलब कुछ समय बाद। अच्छा, मतलब फिर आप लोगों ने लॉग इन नहीं किया था? अच्छा, वर्कशीट कैसे मिली? व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला या ईमेल पे मिला? वर्कशीट कैसे मिली आप लोगों को? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मिले, ये इसी पे मिला ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे? अच्छा, बाकी सबको मिला कि सिर्फ ओम को ही मिला? फिर से पूछती हूँ। सैटरडे को मिला था, फिर कोशिश करे थे क्वेश्चंस करने की, ट्राई किया था? अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कुछ कुछ याद है कि सब भूल गए? यस मैम। सब भूल गए, उसको यस कह रहे हैं? नहीं मैम, याद अच्छा, है। कुछ कुछ याद है। यस ओके, मैम। चलिए एक दो क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर आज एक नया टॉपिक लेंगे, मेयर्स रिलेशनशिप करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले एक दो क्वेश्चंस बुक से ही कर लेते हैं। क्या सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, विजिबल। ओके ओके, ये आप ही की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक बात बताएं, ये अभी मैंने सर्कल किया है ग्रीन से, कुछ वो भी दिख रहा है? यस मैम। ओके ओके, चलो लवली। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स पोजेस। अब जब हमने मॉलिक्यूल्स पे बात शुरू करी थी, गैस मॉलिक्यूल्स की, किसी एक क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप लोग गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो क्या होता है? अगर आप लोग एक ही क्लासरूम में हैं और आप सभी लोग गैस मॉलिक्यूल्स जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सी एनर्जी होगी? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, थोड़ा सा सोच के बताएं कि आप सब गैस मॉलिक्यूल्स हैं और एक ही क्लासरूम में बैठे हैं। काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड स्वजीत, समा, विजय, वेरी गुड। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स क्या एक जगह बैठ सकते हैं? नो मैम। नहीं मैम। नहीं बैठ सकते। तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती ही होती है, दे कैन नेवर बी स्टेशनरी, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डैश मोशन। क्या क्या फिल करेंगे? फिल इन द ब्लैंक अगर मैं बोलूं, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डैश मोशन, तो कैसे मूव करते रहते हैं वो? ओम, नहीं सुनाई दिया। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, नहीं सुनाई दिया। दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डैश मोशन। कौन से टाइप का मोशन होता है? आर से शुरू होता है, कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन। कुछ और? जैसे अगर आप सब गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही रूम में हैं, तो कैसा मोशन होगा? थोड़ा सा इमेजिन करो अपने आप को गैस मॉलिक्यूल्स बन के। अगर घर में भी हैं, घर में भी चार पांच लोग तो होते ही हैं, अगर सब एक ही कमरे में बंद हो जाए और सभी भाग रहे हो, तो कैसा मोशन होगा? दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम क्यों? क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होता। आप भागने की कोशिश करोगे, आप धक्का खाओगे, गिरोगे, उठोगे, फिर भागोगे, फिर धक्का खाओगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर भागोगे। इसीलिए हम उनको, उनके पास एक मीन फ्री पाथ होता है। जो थोड़ा बहुत वो इन बिटवीन स्ट्रेट पाथ में जा पाते हैं, उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा वाला पिक करूं? ए, बी, सी, डी में से मैक्सिमम वोट किसके लिए है? ए मैम। वेरी गुड। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, ये एक्सप्रेशन कराया था, तो अगर आप कहीं पे नोट्स बना रहे हैं वहां पे ये फॉर्मूला होगा। थोड़ा सा गो थ्रू योर नोट्स, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके देखो कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। मैम सी। ओके ओके, वेरी गुड उज्ज्वला, फास्टेस्ट फिंगर्स हो गया ये तो। उज्ज्वला इज सेइंग सी, हाउ अबाउट द अदर्स? सी है मैम। सी है, ओके। तो सी में, सी का मतलब क्या है, यहाँ पे डी क्या है? लिखा भी हुआ है, व्हाट इज डी इन द एक्सप्रेशन, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर, डी क्या है यहाँ पे? डेंसिटी। नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो सब, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। डायमीटर। डायमीटर। इज द डायमीटर, तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर डायमीटर छोटा है मतलब मॉलिक्यूल्स छोटे हैं तो क्या होगा? लैम्बडा ज्यादा होगा। लैम्डा ज्यादा होगा। इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा पेन पेपर चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का क्या मतलब होता है? आइसो, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड ओम। आइसोथर्मली का मतलब है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो होता है पी, क्या लिखूं पी के बाद? पीवी इज इक्वल टू क्या लिखूं आइडियल गैस इक्वेशन? एनआरटी। एनआरटी। एन इज, जब हम कहते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ मोल्स, एब्सोल्युटली। तो अगर मैं लूं 1 मोल ऑफ गैस तो मैं एन को 1 ले रही हूँ, तो इसलिए मैं एन नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आई एम टेकिंग एन टू बी इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। अब अगर हमने बोल दिया आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब है टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो इससे हमारा कौन सा लॉ निकल के आया? पीवी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आइसोथर्मली, आर इज अ गैस कांस्टेंट जो पहले ही कांस्टेंट है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। टी भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया। यस नो? ओके, तो इससे हमारा निकल के आया पीवी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो जब पीवी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट हो गया तो क्या हम ये लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू क्या लिखूं? आप लोग बताएंगे, मैं नहीं लिखूंगी। B2/V1। P2 by V1। P2P1 P2V2 P2V2। ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कौन सा लॉ है ये? Which law is this? Charles Boyle's law. Very good, very very good. This is Boyle's law. तो अब ये वाला इक्वेशन लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है प्रेशर इज डिक्रीज बाय 10%। तो अगर P1 ले ले, P2 को क्या लिखेंगे? P2 P1 से बड़ा है कि छोटा है? एज पर द क्वेश्चन P2 से बड़ा। P2 से बड़ा है मैम P2 से। हाँ, मतलब P1 बड़ा है, P2 छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया? 10% छोटा हो गया। अगर 10% कम हो गया तो क्या बच गया उसके पास? क्या लिखेंगे? अगर P1 को हम P1 ही रहने देते हैं, P2 क्या हो रहा है बताओ? P2 कम हो रहा है। हाँ, P2 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? 10%। तो कैसे लिखूं मैं?
अगर 10% कम हो गया तो कितना बचा उसके पास? 0.9. नहीं, अब मैं परसेंटेज में पूछ रही हूँ। अगर 90%. वेरी गुड, 90% मैम। वेरी गुड। तो 90% जब हम लिखते हैं परसेंट, पर मतलब जब भी हम कहते हैं ना, पर मतलब डिवाइड करना होता है, यस मैम। और सेंट का मतलब होता है 100। तो जब हम 90% कह रहे हैं तो पर 100। अब एज पर द क्वेश्चन आपको दिया हुआ है P2 इज डिक्रीज बाय 10%। जब 10% कम हो गया तो उसके पास 90% रह गया, तो दिस विल बी P2 इज इक्वल टू 90/100 P1। तो 90 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0 कट जाएगा, 9/10 इज इक्वल टू, जैसे ओम ने सबसे पहले कहा था, 0.9 टाइम्स P1। अब ये इक्वेशन में डालेंगे और बताएंगे, यहां से हम V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, सॉरी, सब करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है हमें, तो यहाँ तो मैं कह ही रहे हैं कि P2 कम हो गया। अगर P2 कम हो गया है तो V2 को भी कम होना है या V2 को बढ़ना है? लॉजिकली क्या लगता है? फिर से पूछ रही हूँ सबसे, PV इज इक्वल टू RT, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, PV हैज टू बी अ कांस्टेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है जो P2 है वो हमने देख लिया, P2 कम हो रहा है। अब हमें चाहिए P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे। तो अगर P2 कम हो रहा है, V2 को क्या होना पड़ेगा सो दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट? P2 को बढ़ना पड़ेगा. P2 को बढ़ना पड़ेगा, P2 को बढ़ना पड़ेगा। तो बिना सॉल्व किए मैं दो ऑप्शंस तो वैसे ही हटा सकती हूँ यहाँ से, क्योंकि P2 V2 को बढ़ना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो भी नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे, उन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। अब ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और V2 निकाले V1 के टर्म्स में फटाफट से। अप्रोक्सीमेटली मैम डी मैम। ओके ओके। उज्ज्वला को लग रहा है डी, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? आई होप सब कर रहे हैं, पेन पेपर चाहिए होगा थोड़ा सा। हमें V2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ V1। तो V2 आगे वाले फॉर्मूले से हमारे पास कैसे आएगा? V2 इज इक्वल टू P1/P2, P1 V1 अपॉन V2। यही लिखेंगे ना? चेक करें कि ठीक लिखा है कि नहीं मैंने। इस वाले इक्वेशन से यही आएगा। यस नो? यस मैम। यस मैम। अब P1 और P2 आप यहां से ले सकते हैं। P1/P2 इज 100/90 लिख सकते हो आप। P1/P2, क्योंकि यहाँ पे P1/P2 को उल्टा करके लिखूं तो 100 उधर चला जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, तो 100/90। 100 को डिवाइड करेंगे 90 से तो क्या मिलेगा अप्रोक्सीमेटली? 11.11. मैम डी। विल बी डी। सो द ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो पूरा डिवाइड ना किए भी, जैसे मेरे को पता चला 100/90 है, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तो आंसर हो नहीं सकता। हमें दो ही ऑप्शन थे, 9 और 11 में से सिलेक्ट करने के लिए। तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा ही आएगा, 9 तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए? तीनों के तीनों, तीन किए ना हमने। आर वी ओके विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब हमने मीन रूट वैल्यू ऑफ, हमने कुछ V² बार का फॉर्मूला लिखा होगा, वो भी आप अपने नोटबुक में देखें और मुझे देख के बताएं कि क्या था। कौन अब सा हम मैम? मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप मुझे अपने नोटबुक में जहां पे भी आप नोट्स लिख रहे हैं वहां से मुझे V² बार का फॉर्मूला बताएं, जो हमने किया होगा किसी क्लास में। 3RT के टर्म्स में कुछ था, वो ढूंढ के निकालें और मुझे बताएं।
V square is equal to 3 pm n upon V स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 3 nRT पक्का 3 nRT। upon इन mn. रूट 3RT बाय M। 3RT by MO. वेरी गुड वेरी गुड। 3RT बाय MO, ये है हमारा V स्क्वायर। अगर मुझे स्क्वायर हटाना होगा तो क्या करेंगे? अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट ले आएंगे। 3RT upon M2. हाँ, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड। क्योंकि मीन स्क्वायर कह रहा है, मीन स्क्वायर रूट नहीं कह रहा है, तो मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया है अभी स्क्वायर ही रहने दिया है। मीन का मतलब ये बार, एवरेज, स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर ऑफ अ गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है वेलोसिटी का? लॉजिकली भी सोचिए, अगर ज्यादा एनर्जी देंगे तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी। तो फटाफट लिख लेंगे एक लाइन का आंसर, फॉर्मूला लिख लेंगे। और क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। फटाफट से लिख लेंगे। हमें एक बार फिर से बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर का मतलब हो गया T। यस मैम। तो क्योंकि टेम्परेचर बड़ा हो रहा है, अगर यहाँ बढ़ रहा है तो इस साइड भी बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर मैं ये क्वेश्चन चेंज करके पूछूं व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या होगा आंसर? काइनेटिक एनर्जी के भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं। E इज इक्वल टू हाफ KBT, 3/2, 5/2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को करके हमने काफी सारे फॉर्मूलेज लिखे थे। तो काइनेटिक एनर्जी जब टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। बड़ा लॉजिकल है, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है? यस नो? यस मैम। Yes, ma'am. फटाफट लिख लें ये वाला आंसर। लिख लिया सभी ने? हो गया मैम। ओके। अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ये भी हमने, हाँ जी बच्चे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। E upon M equal to F 1/2 KBT. ओके ओके, ये हाँ चलिए आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये जो F है, F यहाँ पे है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हम क्या समझते हैं? Independent ways a molecules can store energy. ओके, इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन स्टोर एनर्जी। अब जो मॉलिक्यूल है, हमने जो आज सबसे पहला क्वेश्चन किया कि मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस लिए आती है? क्वेश्चन सभी के लिए है, सिर्फ विजय आंसर कर रही है। Kinetic energy में पार्टिकल मूव करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। काइनेटिक एनर्जी पाने के लिए या होने के लिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट में होना या मोशन में होना बहुत जरूरी है, उसके पास वेलोसिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब उसके पास वेलोसिटी है तो मतलब वो मूव कर रहा है, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स। यस नो? Yes मैम। Yes, ma'am. ना? तो अगर हम एक चींटी को छोड़ दें जमीन पे, उसके पास कितनी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है? No direction, ma'am. 2 डायरेक्शन। देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या तो वो एक्स में जा रहा होगा या वो वाई में जा रहा होगा, राइट? Yes मैम। अगर
कि चींटी को हमने एक कटोरी के ऊपर रख दिया और एक छोटे बच्चे ने उस कटोरी को उठा के वो घूमने लग गया, तो उसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? या दूसरा एग्जाम्पल, अगर इससे नहीं समझ आया, अगर हमने चींटी को एक गुब्बारे के ऊपर रख दिया और गुब्बारे के अंदर हीलियम भर दिया और गुब्बारे को छोड़ दिया, तो क्या चींटी अभी भी फ्लोर पे मूव कर रही है या अभी भी वो 2D प्लेन पे चल रही है? नहीं, तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो गए कि बढ़ गए? बढ़ गए। बढ़ बढ़ गए। गए। हाँ, तो फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब निकल के आया? वो एक सब्सटेंस कितने डायरेक्शंस में मतलब मूव कर सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि मूव करने को हम एनर्जी से भी रोक सकते हैं, सो इट इज द वेज इन विच अ पार्टिकल और अ मॉलिक्यूल कैन स्टोर एनर्जी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हमें ये भी पता चलता है कि उसके पास, क्योंकि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केबीटी एनर्जी होती है, मोर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोर विल बी दी एनर्जी। तो अब हम ये तो हो गया, अब हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड अपॉन। तो किस किन फैक्टर पे डिपेंड किया? अगर हम दो दो चींटी को बांध दें और फ्लोर पे छोड़ दें, क्या मोशन डिफरेंट हो जाएगा मास सिंगल चींटी से? मास पे डिपेंड करेगा। मास पे डिपेंड करेगा। ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, वो सिर्फ इसमें डिपेंड करता है कि वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर तो मुझे अकेले मूव करना है, मेरे पास फ्रीडम है, मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं। अगर मेरे साथ कोई बंधा हुआ है तो मुझे रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना, कि अगर वो मेरे साथ नहीं मूव करेगा तो मैं भी नहीं मूव कर पाऊंगी, है ना? यस मैम। यस फॉर मैम। एग्जाम्पल, लेट्स से साक्षी और विजय को हमने बांध दिया, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को मूव करना था, लेकिन विजय को नींद आ रही है, विजय सो गई। मैम क्या दोनों साथ। साक्षी मूव हाँ जी, मैम मुझे लगा कि मुझे बोल रही है, मेरा नाम भी साक्षी है ना। आपका नाम भी साक्षी है? यस मैम। अच्छा, आपका लॉगिन जो मुझे दिखता है ना बच्चे, वो विजय दिखता है। अच्छा, तो फिर साक्षी 1 और साक्षी 2, साक्षी 1 और साक्षी 2 को मूव करना है, लेकिन साक्षी 1 सो गई, तो क्या साक्षी 2 मूव कर पाएंगी या थोड़ा सा नहीं कर पाएगी। नहीं कर कर पाऊंगी? नहीं मैम नहीं। अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। साक्षी और चींटी दोनों बंधे हुए हैं। साक्षी मूव कर रही है, चाहे चींटी मूव करे ना करे, क्योंकि साक्षी मूव कर रही है और चींटी बंधा हुआ है, चींटी चलता रहेगा ना साथ में। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, साक्षी सो गई, क्या चींटी चल पाएगी साक्षी को लेके? नहीं। नहीं मैम। है ना? चींटी सो गई, क्या साक्षी चल पाएगी चींटी को लेके? यस मैम। है ना? तो यहाँ पे क्या क्या डिटरमिन कर रहा है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे होंगे? अब मैंने एग्जाम्पल में साक्षी और चींटी को जब लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? अगर मोनो एटॉमिक है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या बंधा हुआ है, मोनो एटॉमिक के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो होंगे ही होंगे। जैसे हम उसमें डायटोमिक चले गए या पॉली एटॉमिक चले गए, तो हमें दूसरे का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा मूव करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द गैस। आर वी ओके विद दिस? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके। चलो, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला एक्सप्रेशन पे चले जाए। यस मैम। अब हम जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे।
लास्ट क्लास में हमने यहीं तक किया था शायद, है ना? यस मैम। Okay. तो हमने इस पे एक आज क्वेश्चंस करके देख लिया, अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे। अब सब मुझे ये बताएंगे कि ये क्या है। ये एक कंटेनर बनाया है मैंने। कंटेनर के अंदर क्या लेंगे? लिक्विड। लिक्विड। कंटेनर के अंदर क्या गैस। हाँ, क्योंकि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर रहे हैं और फ्लूइड्स हम खत्म कर चुके हैं, तो हम गैस पार्टिकल्स लेंगे। क्या ये गैस पार्टिकल स्टेशनरी हो सकते हैं? फिर से नहीं, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ Random. रैंडम मोशन, क्योंकि वो रैंडमली इतना मूव कर रहे हैं कि वो वॉल्स पे टकराते रहते हैं। क्योंकि वो वॉल्स पे टकराते रहते हैं, सो दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, यहां तक ठीक है? अब ये जो मैंने लगाया है ये एक मूवेबल पिस्टन है, मतलब गैस को लिया, उसको एक पार्टीशन करके बंद कर दिया और उसके आगे एक डंडा लगा दिया। अगर मैं डंडे को बाहर निकालूंगी तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर डंडे को बाहर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम को क्या होगा? बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। बढ़ेगा मैम। हाँ, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर का क्या होगा? कम होगा। कम हो जाएगा मैम प्रेशर। वेरी गुड, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इनको थोड़ा सा हीट करूं, थोड़ा सा गर्माहट दूं, थोड़ा सा टेम्परेचर दूं, तो फिर क्या होगा? इफ यू सप्लाई एनर्जी टू दिस, तो फिर क्या होगा? पार्टिकल्स ज्यादा मूव करेंगे पार्टिकल्स, गैस के। वेरी गुड, पार्टिकल्स ज्यादा मूव करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं, जब हम कहते हैं कि वी आर सप्लाइंग हीट एनर्जी, उसको हम लिखेंगे डी क्यू। डी क्यू मतलब हमने उसको कितना हीट दिया। हीट देने पे उसको क्या मिलेगी? उसका क्या चेंज हो जाएगा? जब आप एनर्जी। एनर्जी, जब आप पानी को गर्म करते हो क्या होता है? पानी को आप गैस से गर्म कर रहे हो, आग से गर्म कर रहे हो, तो पहले सबसे पहले पानी गर्म होता है, फिर वो स्टीम में हो जाता है, फिर वो भाप बन के उड़ता रहता है, यही होता है ना? यस मैम। ओके। अब हमने इसमें क्या किया, हम पानी को गर्म तो कर रहे हैं लेकिन हमने इसको बंद कर रखा है, और हम पिस्टन को पकड़ के बैठे हैं कि हम वॉल्यूम बढ़ने ही नहीं देंगे। आर वी ओके विद दिस? हम फिर से यस बताइए। मैम। हमने हमने कंटेनर में गैस लिया है, गैस को हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी को मैं लिख रही हूँ डी क्यू। डी क्यू इज द एक्सटर्नल एनर्जी जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने 11th में किया है। चलिए कोई बात नहीं, किया है नहीं किया है? क्या है मैम? ओके। तो कुछ याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? यस बेटा, यस ओम। कुछ नहीं मैम। अच्छा, लॉजिकली सोचिए, पानी को लेके सोचते हैं। अगर आपने पानी को गर्म करना शुरू किया तो क्या होता है? पानी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? पानी में वर्क डन होता है। पानी में उबाल आ जाता है। अच्छा, अगर यही मैं दूध के साथ बोलूं, अगर हमने गैस पे दूध गर्म करने को रखा है, क्या क्या चेंजेस आएंगे? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, और सबने घर पे दूध गर्म होते हुए देखा होगा ना, सबने? उज्ज्वला। यस मैम। यस मैम। ओके, तो जब हम गैस पे दूध गर्म करने के लिए रखते हैं, आपने डी क्यू दिया। डी क्यू कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? एक्सटर्नल एनर्जी जो हम दे रहे हाँ हैं। हाँ, चाहे हम लकड़ी जला के करें, चाहे हम कोयला जला के करें, चाहे हम गैस जला के करें, चाहे हम सीएनजी जला के करें, चाहे हम एलपीजी जला के करें, जो आपने मीडियम लिया है जलाने का, फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग डी क्यू। आपने दूध गर्म करने रखा, आपने डी क्यू दिया, फिर क्या हुआ? दूध गर्म हुआ, उसके ऊपर उबल दूध झाँझ आने के गर्म बाद हुआ, वो उसका टेम्परेचर बढ़ा, और
उसमें से वाटर वेपर्स निकलते हैं। अच्छा, वाटर वेपर्स निकल गए, ठीक है। और जो हमें दिखता है जब हमने दूध रखा हुआ है उबलने के लिए? वो पतीले से हाँ बाहर गिर जाता हीट। है। वेरी गुड, वेरी गुड रुतिका। पतीले से बाहर निकल जाता है तो मतलब वॉल्यूम भी बढ़ा ना? यस मैम। यस मैम। बढ़ा कि नहीं? यस मैम। तो जब भी आप कोई भी किसी भी चीज को डीक्यू देते हैं, डीक्यू विल बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। सबने बोला टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, मतलब आपकी एनर्जी बढ़ी ना। यस मैम। तो डीक्यू जब भी आप प्रोवाइड करते हैं तो एक तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसको हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं, प्लस कुछ काम होता है। काम को पहले मैं ये लिख देती हूँ, DW। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, अगर नहीं भी किया है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इसका मतलब है जो आपने हीट सप्लाई किया, तो अगर आपने किसी चीज को हीट एनर्जी दी है, दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी and it will do some work. Are we okay with this? यस मैम। यस मैम। अब इसमें यस मैम। कंडीशंस हो सकते हैं। यहाँ पे तो आपने देखा कि दूध उबल के बाहर आ गया, आपने वॉल्यूम चेंज किया। अगर आप ये करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब कि आपने वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया, राइट? यस मैम। यस मैम। तो मैं फिर से लिख देती हूँ, DQ इज इक्वल टू DE प्लस जो वर्क होता है PdV। तो यहाँ पे DV का क्या मतलब है? चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर कोई भी चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो DV का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? V2 माइनस V1। V2 माइनस V1। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कह रही हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कह रहे हैं, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? 0। 0। वेरी गुड। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या होता है? DQ इज ओनली इक्वल टू DE, मतलब उसका सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, विच इज इक्वल टू, हम कहते हैं CV dt, where CV is the specific heat at constant volume। तो एक तो ये सब लिख लें कि अगर आप किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को, अगर आप उसको आप उसको कोई एनर्जी दे रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, और उसका वॉल्यूम आप नहीं बढ़ने दे रहे हो, तो अगर वॉल्यूम बढ़ने नहीं दे रहे हो तो सारा का सारा हीट जो हमने दिया वो उसको ऑब्जॉर्व करके, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंतर्गत उसको ऑब्जॉर्व करके, देयर विल बी अ चेंज इन इट्स टेम्परेचर एंड हेंस चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। जैसे अगर मैं बॉइलिंग वाटर और स्टीम का केस पूछूं, किसमें एनर्जी ज्यादा होती है? फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम, स्टीम में। एनर्जी किसके पास ज्यादा होती है? स्टीम में। स्टीम में मैम। स्टीम में ज्यादा होती है। तो अगर कभी हाथ जले गर्म पानी से या फिर हाथ जले स्टीम से, स्टीम ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो वो जो स्टीम की, अगर मैं बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर पूछूं, क्या होता है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 100 डिग्री। डिग्री। ठीक है, स्टीम का क्या टेम्परेचर होगा? स्टीम का भी 100 होता है। तो जब पानी 100 पे पहुंच जाता है, अगर उसके बाद भी वो गैस पे बैठा है, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा। अगर आप थर्मोमीटर रख लें उबलते हुए पानी में और उसको उबालते ही रहे जब तक कि वो पूरा स्टीम में नहीं बदल रहा है, उसका टेम्परेचर 100 ही रहता है। तो जो बाकी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा खतरनाक होता है। स्टीम से अगर हाथ जले तो वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्या मैं ये यस मैम। समझा पाई थोड़ा सा कि CVDT क्या है? CV इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब 1 मोल ऑफ अ गैस कितना एनर्जी अपने में स्टोर कर सकता है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CV, specific heat of any temperature. It could be specific heat of any gas, it could be specific heat of milk, it could be specific heat of water. लॉजिकली क्या लगता है, किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा, पानी का या दूध का? पानी का। पानी दूध का। पानी का,
क्योंकि पानी बहुत एनर्जी ले सकता है बिना बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज किए। वही दूध जैसे ही वो उबलने लगता है वो फैल के गिरने लगता है, तो उसका स्पेसिफिक हीट पानी से बहुत कम होता है। वैसे स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा पानी का ही होता है, इसीलिए पानी आप लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। वरना सोचिए दाल रखे उबलने के लिए और वो दूध की तरह फैल जाए, सब्जी में पानी डाल के आप उबलने रखे और वो दूध की तरह फैल जाए, नहीं जमेगा ना। नहीं। नहीं मैम। इसीलिए आप जब भी खाना बनाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, किस में बनता है? पानी में। पानी में। तेल के बिना खाना बन जाएगा, पर पानी चाहिए होता है। यही रीजन है कि पानी में क्यों खाना ठीक बनता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं लाता, वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी ले लेता है, स्टोर कर लेता है। स्पेसिफिक हीट उसकी इतनी अच्छी होती है कि वो हीट को अब्सॉर्ब करके बाकी खाने को पकाने में हेल्प करता है। चलिए ये लिख लिया सबने, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी, वेयर सी वी इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मैम वो पीडीवी क्या है? पीडीवी हमारा जो वर्क होता है ना, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाद में मैं उसमें ले जाऊंगी। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन इन जनरल, फोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। कॉन्फिडेंटली बोला करो, ठीक बोलते हो। हमने क्योंकि अब इतना कर लिया, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, प्रेशर और फोर्स का क्या रिलेशन है? फोर्स अपॉन क्या लिखूं? एरिया। 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 तो यहां से अगर मुझे फोर्स निकालना होगा, फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू पी ए। पी ए, और ये लिख दिया डीएस। ए क्या है? ओ सॉरी सॉरी, एरिया। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वर्क। नो, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया हो गया लेंथ, दैट विल बी योर वॉल्यूम, पी इंटू डीवी। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला तो हो गया एफ डॉट डी एस या एफ डॉट डी एक्स, उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू पी डीवी। तो पी इज द प्रेशर एंड डीवी इज द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। यस मैम। जब भी हम गैस पार्टिकल्स की बात करते हैं, गैस, किसी भी गैस मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी चीजें होंगी? किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के पास, उसके पास क्योंकि वो कंटेनर में बंद है और वो भागने की कोशिश कर रहा है, वो टकरा रहा है, तो देयर इज प्रेशर, क्योंकि उसको एक वॉल्यूम चाहिए, वरना वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसके पास वॉल्यूम होगा। और क्या होगा गैस मॉलिक्यूल्स के पास? एक चीज और होगी, एनर्जी। एनर्जी को हम किस चीज में मेजर करते हैं इन गैस? सही कह रहे हो, एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है। तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के तीन चीजें होती हैं, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चले जाते हैं पीछे। तो जब आप एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं किसी भी गैस को, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और हो सकता है आप थोड़ा बहुत काम भी कर लें। पीडीवी इज द वर्क डन। अब आपने एक कंस्ट्रेंट ले लिया, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा तो क्या हम उस पर कुछ काम कर पा रहे हैं? डीवी का मतलब होता है V2 माइनस V1। अगर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है, मतलब V2 इज इक्वल टू V1, तो पीडीवी 0 हो गया। यस मैम। मैं यस दोबारा मैम। फटाफट सब मुझे बताएंगे, डी क्यू क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी जो हम दे रहे हैं। अब जब भी आप किसी भी चीज को एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, आप उसकी दो चीजें चेंज कर सकते हैं। क्या है वो दो चीजें? फटाफट से। इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। वेरी गुड। या तो आप उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करोगे, या आप उसके थोड़ा सा काम करोगे, या हो सकता है दोनों ही करो। तो इसलिए मैंने पहले दोनों लिख दिया। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डीवी इज इक्वल टू 0 हो गया, राइट? यस मैम। तो ये जो डी क्यू हुआ, दैट इज ओनली यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। यस मैम। अब इंटरनल एनर्जी को हम लिखेंगे सीवी डी टी। ओके मैम। ओके, सबने लिख लिया ये? यस मैम, लिख लिया। ओके। अब हम दूसरा को कह रहे हैं कि फिर से मैं डी क्यू से शुरू कर रही हूँ। डी क्यू
can increase the internal energy and can do some useful work, which is PdV. अब एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख लिया है, अगर वॉल्यूम हम चेंज होने दे रहे हैं, जैसे प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? तो अगर अब मैं वी आर प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी एट, अब हम कंस्ट्रेंट रख रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, अब हम प्रेशर नहीं चेंज कर रहे, तो क्या हो जाएगा? dq तो dq रहा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, होगी नहीं होगी? Yes, ma'am. तो dE प्लस PdV, अब इसको हम लिखेंगे CP/dt, इस पूरे को CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने ऊपर क्या लिखा था? Specific heat at constant volume. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हम सेम ही उस गैस का मॉलिक्यूल का कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं dE को पिछले वाले एक्सप्रेशन से ले लूंगी, इस वाले से। हम कह रहे हैं dE इज इक्वल टू CV/dt, तो यहाँ पे मैंने CV/dt लिख दिया, प्लस PdV था, एंड दिस वाज इक्वल टू CP/dt। अब ये सब लिख लेंगे। इंटरनल एनर्जी को मैंने पुराने वाले एक्सप्रेशन से ले लिया कि इंटरनल एनर्जी तो सेम ही रहेगी अगर उतना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो dE को मैंने CV/dt लिख दिया, PdV था ही राइट हैंड साइड पे CP/dt था, तो मेरा ये नया इक्वेशन बन के आ गया। मैंने दो चीजें की, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया, एक कांस्टेंट प्रेशर पे किया, और दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैंने एक नया एक्सप्रेशन लिखा, विच इज दिस। आर वी ओके विद दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, जब मैं कुछ पूछती हूँ समझ के यस बोलते हो कि यस बोलने के लिए बोल देते हो कि चलो हाँ हाँ बोलते चलते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा? नहीं मैम, नहीं मैम, समझती हूँ। ओके, क्योंकि हमें जल्दी खत्म करने का कोई प्रेशर नहीं है, हमें समझ के आगे बढ़ना है। तो जब तक समझ नहीं आए तब तक आप पूछते रहेंगे, मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब यहां से क्या मैं ये लिख सकती हूँ? मैं थोड़ा सा इसको उल्टा करके लिख देती हूँ। यहां से हम लिखेंगे CP/dt इज इक्वल टू CV/dt प्लस PdV, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे रख दिया है ना? Yes, ma'am. अब इसको मैं उस साइड ले जाऊंगी, CP माइनस CV, क्योंकि दोनों में dt कॉमन है, dt लिख दिया, इज इक्वल टू PdV लिख सकते हैं, ये भी Yes, ma'am. चलेगा? Yes, ma'am. अब सबसे पहले और सबसे बेसिक इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT. NRT, ma'am. NRT। अब N मैं 1 ले रही हूँ जिससे कि हमारी लाइफ सिंपल हो जाए। फॉर 1 मोल, ये भी ठीक Okay, Yes, ma'am. ma'am. लिख देती हूँ जिससे कि हमें लगे N इज इक्वल टू 1 लिया, इसलिए मैंने N नहीं लिखा है। अब हम ये कहां से शुरू कर रहे हैं? CP का क्या मतलब हुआ? Specific heat at constant pressure. राइट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर P को मैंने कांस्टेंट रखा और दूसरे को डिफरेंशिएट किया, तो मुझे यहाँ से PdV मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू RdT। डिफरेंशिएशन हमने किया है 11th में। Yes, ma'am. ऐसे लिखूं चलेगा या बीच का स्टेप भी लिखूं? चलो देख लेते हैं। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, आई विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स बाय dx, ठीक है? तो प्रोडक्ट रूल क्या Yes, कहता ma'am. है? P will remain constant, this is dV by dx, ऐसे लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रोडक्ट रूल लगा के यही आएगा मेरा, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोडक्ट रूल का मतलब है P डिफरेंशिएशन ऑफ V प्लस V डिफरेंशिएशन ऑफ P, क्योंकि P कांस्टेंट है तो मैं दूसरा टर्म लिख ही नहीं रही हूँ, विच इज इक्वल टू क्या R डिफरेंशिएट होगा? इज R अ कांस्टेंट? नहीं होगा। वेरी गुड, तो R ऐसे के ऐसे dt बाय dx, ऐसा हो जाएगा कुछ? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का। ओके, तो क्योंकि dx दोनों साइड आ रहा है, मैं dx को हटा देती हूँ। इसको वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसलिए मैंने बिना उसके ही सबसे पहले वो लिख दिया था। ये dx हटा दिया,
ये dx हटा दिया, साथ में dt भी चला गया। तो आर वी ओके विद दिस? इसको पार्शियल Yes, ma'am. ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो पीडीवी है इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, ऊपर वाले सर्कल को नीचे वाले सर्कल से रिप्लेस कर देंगे। कर सकते हैं? हमने प्रूव कर दिया कि पीडीवी इज इक्वल टू आर डी टी फॉर समथिंग विच इज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसमें हम डाल देंगे सीपी माइनस सीवी ब्रैकेट में dt इज इक्वल टू पीडीवी की जगह अब मैं आर डी टी। आर वी ओके विद दिस? क्या मैं ठीक कर रही हूँ या गलत चल रहा है कुछ? यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am. ओके, उज्ज्वला को क्लियर, साक्षी 2 को क्लियर, बाकी बिल्कुल क्लियर? सर के बाहर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया कि सर के ऊपर से चला गया? नहीं मैम, समझ में आया। समझ मैम आ एक रहा है बार मैम। वापस समझाइए। अच्छा, कहाँ से बचे? ये CPDT इक्वल टू CVDT प्लस PDV। ये वाला? हाँ अच्छा, ये ऊपर से एक बार ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ये वाला इक्वेशन कि जब भी हम किसी चीज को हीट देते हैं, उस हीट से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है और थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हैं, है ना? जैसे अगर आप पानी को उबाल रहे हैं तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी और थोड़ा सा उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। दोनों चीजें भी हो सकती है या दोनों में से एक चीज भी हो सकती है। तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं तो पीडीवी तो चेंज नहीं होता, तो बचा सिर्फ डीई। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब हम लिखते हैं dq इज इक्वल टू डीई, और जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट at constant volume multiplied by the temperature. This is a formula to measure the internal energy. ये ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब हमने फिर से दोबारा वही फॉर्मूला लगाया, dq is equal to de plus pdv. Now we are doing it at constant pressure. तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये वाला टर्म जीरो नहीं होता है। तो जब आपने dq लगाया एट कांस्टेंट प्रेशर तो de भी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और pdv भी चेंज होगा। तो अब जो टोटल एनर्जी चेंज हुआ वो हुआ कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर चेंज। पिछले वाले में इट वाज cvdt, इस वाले में इट इज cpdt, कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर। अब जो इंटरनल एनर्जी है, अगर मैं पानी की इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो वो तो कांस्टेंट ही चेंज होगा ना, अगर टेम्परेचर चेंज सेम है तो। अगर पानी को मैं 20 डिग्री से 40 डिग्री तक बॉईल करूं तो उसका जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा ना। यस मैम। इसीलिए क्योंकि हमने dt सेम रखा तो मैं ये कह रही हूँ इंटरनल एनर्जी जो है वो cv dt ही रहेगा। उस टर्म्स में भी हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने निकाला था de इज इक्वल टू cv dt, इंटरनल एनर्जी इज cv dt। तो इंटरनल एनर्जी मैंने ऊपर से ले लिया और क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे दोनों चीजें चेंज हो रही हैं तो ये कलेक्टिवली विल बी इक्वल टू cp dt। ठीक है? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके। फिर मैंने गैस इक्वेशन को लेके pv इज इक्वल टू RT लिया और pdv निकाल लिया। pdv मेरा RDT निकला, ये वाला। मैम आर मतलब? R इज अ गैस कांस्टेंट बेटा, R इज अ गैस कांस्टेंट। pv इज इक्वल टू RT, ये हमारा गैस इक्वेशन होता है एंड R इज अ कांस्टेंट, तो इसलिए R चेंज नहीं होता है विथ टेम्परेचर, तो इसलिए pdv इज इक्वल टू RDT निकला और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे pdv की जगह। यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है? तो यहाँ से हमारा cp Yes. माइनस cv इज इक्वल टू ये आ गया, dt dt हट जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा? क्या लिखूं? What should I write? यहाँ से R। तो ये आपका निकल के आ गया मेयर्स रिलेशन। अब इसको हम रिलेट करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ और अब अगली क्लास में ही कर पाएंगे।
हम गामा की वैल्यू निकालेंगे विच इज Cp अपॉन Cv। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने क्या किया, हमने मेयर्स इक्वेशन निकाला यूजिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके हमने ये प्रूव किया कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो Cp को क्या लिख सकते हैं इससे, इसी वाले इक्वेशन से अगर मुझे Cp निकालना हो, क्या उसको मैं ये लिख सकती हूँ Cv प्लस R? Yes, ma'am. लिख सकते हैं ना। तो ये हम अगली क्लास में करेंगे कि इस इक्वेशन को हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्या सबने यहां तक लिख लिया स्टेप वाइज? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम लिख लिया। Yes, ma'am. ओके, एनी क्वेश्चंस यहां तक में? कोई एक स्टेप जो नहीं समझ आया हो, जो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं? No, ma'am. पक्का? यस मैम। ओके, अभी क्लास के एकदम बाद क्या करोगे सब? दूसरी क्लास ज्वाइन करेंगे। रिवीजन। अच्छा, इसके बाद एक Revision. और क्लास है? Yes, ma'am. कौन सी क्लास है इसके बाद? Chemistry की ma'am. अच्छा, बाद चलती है आपकी क्लासेस? यस मैम। एक दिन 2 चलती है। अच्छा, हर दिन 2 क्लासेस चलती हैं। यस मैम। Yes, ma'am. फिर खाना कितने बजे खाया जाएगा, डिनर? क्लास के बाद 10 बजे. 9:30 बजे के बाद। 9:30 बजे के बाद। ओके। और स्कूल से सब कितने बजे आ जाते हैं? 5 बजे। बजे 5 बजे कह रहे हो सब? 5 नहीं मैं 1 बजे? Ma'am 3 बजे तक. 3 बजे तक? अच्छा बाबा, आप लोग तो 5 मुझसे भी ज्यादा बिजी हैं फिर। आप लोग तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो बच्चे। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप डूइंग द हार्ड वर्क, डूइंग द अमेजिंग। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So we'll end the class here today. Thank you, everybody. Bye, ma'am. Good night. Thank Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Good night, everyone.